प्यारे बच्चों, आज अपने अंक गणित की मूलभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 अंक गणित की मूलभूत प्रमेय अर्थात प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। तो इस प्रकार अपने देखते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं भाज्य संख्या अर्थात कोई भी संख्या जिसके समय और एक के अलावा दो अलग एक या एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हों तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 10 के एक और समय यानी 10 के अलावा 2 और 5 भी गुणनखंड हैं, इसलिए 10 भाज्य संख्या हो जाती है। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका एक और समय के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड न हो। उदाहरण के तौर पर जैसे 13 है तो इसके गुणनखंड 1 और 13 होंगे। इसके अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं है, अर्थात ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 13 पर पूरा भाग जाता हो, तो ये अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसी प्रकार 2, 3, 5, 7 व अन्य अभाज्य संख्याएँ होती हैं। अभाज्य गुणनखंड कोई भी संख्या हो तो उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे 20 है, इसके बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं। 2 गुणा 10, 4 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इस प्रकार ये सभी इसके गुणनखंड हैं, परंतु ये जो 2 गुणा 2 गुणा 2 हैं ये इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो इस पर अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, इसका मतलब ये होता है कि इसको अपने इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 5 गुणा 2 गुणा 2 क्रम एक जैसा होना जरूरी नहीं है। अद्वितीय का मतलब होता है कि इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 2, 2 और 5 ही आएंगे, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या 3 या 7 नहीं लिख सकती। याद रखें, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। किसी भाज्य संख्या को गुणनखंड क्रम अर्थात फैक्टर ट्री के रूप में लिखा जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 1000 है, तो सबसे पहले अपने इसका एक गुणनखंड 2 लिया तो इसके 500 हो जाएगा। फिर इसका एक अभाज्य गुणनखंड 2 लिया तो ये 250 हो जाएगा। फिर इसका एक अभाज्य गुणनखंड 2 लिया तो ये 125 हो जाएगा। इसके बाद अपने अभाज्य गुणनखंड इसका 5 लेते हैं तो ये 25 हो जाएगा, और 25 का एक अभाज्य गुणनखंड अपने लेते हैं 5, तो पीछे 5 बच जाता है। इस प्रकार अपने 1000 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 के रूप में लिखा जा सकता है। अब अपने देखते हैं अंक गणित की मूलभूत प्रमेय का उपयोग। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग। कोई भी दो पूर्णांक a और b दिए हों तो उनका HCF और LCM गणित की आधारभूत प्रमेय से ज्ञात किया जा सकता है, और फिर देखा जा सकता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर मान लिया हमारे पास दो संख्याएं 90 और 144, तो सर्वप्रथम इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 90 है तो अभाज्य संख्या 2 से 45, 45 में 3 का भाग दिया तो 15, और 15 में 3 का भाग देंगे 5, 5 में 3 का भाग दिया 1, तो 1 तक अपने ले जा सकते हैं। इसी प्रकार 144 में 2 से भाग करेंगे तो 72, फिर 2 से किया 36, फिर 2 से किया 18, 2 से करेंगे 9, 3 से किया 3, और लास्ट में 1 तक ले जा सकते हैं। इस प्रकार अपने देखते हैं कि 90 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 होते हैं, अर्थात इसको संक्षेप में लिखेंगे 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। इसी प्रकार 144 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। अब इसका अपने HCF और LCM ज्ञात करना है, तो अपने देखते हैं कि HCF ज्ञात करने के लिए
90 और 144 का। तो जिसके सर्वसम जो भी इसके सर्व अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें से जो कॉमन गुणनखंड हैं उन्हीं की अपने न्यूनतम घात ली जाती है। जैसे कॉमन गुणनखंड इनके अंदर 2 का है तो 2 की न्यूनतम घात 2 होगी। इस प्रकार 3 की न्यूनतम घात भी 2 है तो इसको भी अपने 2 ले लेते हैं और इसका गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18। इस प्रकार इनका HCF 2 गुणा 3 की घात 2 यानी 18 आता है। यदि अपने इनका LCM ज्ञात करते हैं तो LCM के लिए सभी गुणनखंडों को दिया जाता है और उनकी उच्चतम घात ली जाती है। जैसे 2 की उच्चतम घात 4 हो गया, 3 की उच्चतम घात 2 हो गया और 5 हो गया। अब यदि अपने इसका गुणा करेंगे तो सबका गुणनफल, अब इनका गुणनफल करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो इनका गुणनफल सारों का 720 हो गया। तो इस प्रकार इनका HCF 18 और LCM 720 हो गया। अब अपने उत्तर की जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो इस प्रकार देखते हैं कि 90 गुणा 144 और 18 गुणा 720, तो इनका गुणनफल करते हैं तो 12,960 12,960। तो देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है। इसी प्रकार यदि अपने पास कोई 3 संख्याएं हों, मान लें अपने पास 3 संख्याएं 24, 15 और 36, इनके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार हैं 2 की पावर 3 गुणा 3, 15 के 3 गुणा 5 और 36 के हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात 2। तो इनका यदि अपने को HCF ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने देखेंगे जो सार्व गुणनखंड है अर्थात सारों का एक गुणनखंड है उसकी न्यूनतम घात लेंगे। तो 2 इसके अंदर नहीं है, 5 इन दोनों के अंदर नहीं है, परंतु अपने देखते हैं कि 3 इन तीनों के अंदर है तो 3 की न्यूनतम घात 1 है। इस प्रकार इनका HCF 3 हुआ। LCM के लिए इनके सभी गुणनखंडों को लिया जाता है और उनकी उच्चतम घात ली जाती है। जैसे 2 की उच्चतम घात 3 होगी, 3 की उच्चतम घात 2 होगी और 5। अब इन सबका अपने गुणनखंड करते हैं तो अपने पास 360 आता है। इस प्रकार इनका HCF 3 हुआ और LCM 360 हुआ। प्यारे बच्चों, आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 720 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तथा 146 और 90 के हम HCF व LCM ज्ञात कर उसका इसके द्वारा जांच करेंगे कि आपका उत्तर सही है, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर आता है या नहीं। धन्यवाद।